हेलो, नमस्कार। आपका इस चैनल पर स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट कॉमर्स का प्रीवियस पेपर देख रहे हैं और धीरे-धीरे 2001 से हम लोग स्टार्ट किए हैं और 2014 पर हम लोग पहुंच चुके हैं और आप लोग देख भी रहे हैं। कमेंट नहीं कर रहे हैं लेकिन कमेंट कर दिया करिए, ओके? लाइक भी कर दिया करिए, कमेंट भी कर दिया करिए और सब्सक्राइब जो नीडी हो उसे सब्सक्राइब भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर नहीं नीडी को है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देखिए और इसका यूज करिए। देखिए, हम लोग यूजीसी नेट कॉमर्स का 2014 के दिसंबर का थर्ड पेपर देखना है, जैसे थंबनेल से देखे भी होंगे। ये थर्ड पेपर है। थर्ड पेपर में हम लोग एज यूजुअल हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो और आप लोगों को एंटरटेनमेंट टाइप से चीज़ें देखिए, शॉर्ट देखिए, अच्छा से देखिए, ओके? तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये है दिसंबर 2014 पेपर, थर्ड पेपर, ओके? यहाँ पर इंटरनेशनल इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं और ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है, कब उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। फर्स्ट, यूरोपियन यूनियन, इसकी स्थापना कब हुई है? 1992 में, ओके? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन एफ्टा, एफ्टा की स्थापना कब हुई है? पहले इसको साउथ एशिया एसोसिएशन सार की स्थापना 1985 में, राइट? कैरिबियन की स्थापना 1973 में और एफ्टा का स्थापना 1960 में, राइट? तो इस प्रकार से आप इसको मैच करा सकते हैं। नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO आर क्या है? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन द मेंबर ऑफ कंट्रीज। तो क्या टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव करना है क्वालिटी में? टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल इन द मेंबर्स ऑफ कंट्रीज, स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ाना है। तो इंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ ब्रॉड इंक्रीज इन द एफिशिएंट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है। टू इनलॉज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ गुड्स, तो बृहद मात्रा में प्रोडक्शन करना है, उसकी ट्रेड करना है गुड्स का, ये ऑब्जेक्टिव है। टू इंक्रीज ट्रेड ऑफ सर्विसेज, सर्विस के ट्रेड को बढ़ाना है। तो यहाँ पर क्या है, केवल फर्स्ट नहीं है, ओके? क्योंकि ये क्वालिटी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने का इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। और ये 4 जो 2, 3, 4 है, ये सब ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ओके? जानते हैं इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। किसके स्थान पर? गैट के स्थान पर, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ के प्लेस पर हुआ था, जो कि इसकी स्थापना को हुई थी 1947 में, राइट? नेक्स्ट है द इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ इंडिया हैज बीन हैम्पर्ड बाय द बर्डन ऑफ मेनी कंट्रोल एंड रेगुलेशंस। तो सही बात है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज़्यादा प्रभावित हुई किससे? कंट्रोल से। बहुत ज़्यादा रेगुलेशन है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, सही बात है। The new industrial policy seeks to liberate the industry from the shackles of licensing system। क्या लाइसेंसिंग सिस्टम से? तो केवल इस नहीं, सब कुछ LPG ये सब चीज़ें था, इसीलिए रीजन गलत हो जा रहा है, ओके? यहाँ पर क्या है? बट रीजन इज नॉट करेक्ट, तो ये क्या है? ये गलत है, राइट? नेक्स्ट है इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स। तो इंटरनल इन्वायरमेंट बिजनेस इंक्लूड्स कौन कौन सी होती हैं? लास्ट क्लास जो लोग देखे होंगे उसमें बताया भी था कि इन्वायरमेंट कितने टाइप से होंगे? 2 टाइप से, ओके? इंटरनल, एक्सटर्नल, ओके? माइक्रो एंड मैक्रो, ओके? तो माइक्रो में क्या होगा? जो कस्टमर हैं, कॉम्पिटिटर हैं, सप्लायर हैं, ये सब चीज़ इसमें आते हैं। और माइक्रो में जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज, लीगल पॉलिसीज पर आती हैं, ओके? इंटरनल में जो कंपनी की पॉलिसी है, कंपनी की पॉलिसी, ओके? पॉलिसी, वेज, टाइमिंग, ये सब चीज़ें जो कंपनी की इंटरनल चीज़ें हैं। एक्सटर्नल माइक्रो होगा तो कस्टमर आ जाएंगे, कंप्यूटर्स जो हो जाएंगे, सप्लायर्स हो जाएंगे, ये सब चीज़ें आती हैं माइक्रो में। और इकोनॉमिक पॉलिसी, लीगल पॉलिसी, पूरे इंटरनेशनल चीज़ें जितना होंगी प्रभावित करने वाली, वो माइक्रो लेवल पर आएंगे। जैसे इकोनॉमिक्स में माइक्रो होता है, मैक्रो होता है, वैसे ही।
तो बिजनेस इथिक्स एंड मोरल स्टैंडर्ड, तो यहाँ पर क्या इंटरनल एनवायरनमेंट में, ओके निश्चित ठीक है। बिजनेस एंड मैनेजरियल पॉलिसी सही है, अब इसको देखना है, ओके केवल उसको नहीं देखना है, जो उसमें आ जाए समझिए गलत है। प्रोस्पेक्टस ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट सही है। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, देखिए ये कहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है माइक्रो में, इसीलिए ये एक गलत हो जाएगा, सॉरी ये नहीं ये वाला, ओके। इंडस्ट्रियल रिलेशन भी ठीक है कि आपका इंटरनल पॉलिसी है कि हमारा इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री से किस प्रकार रिलेशन है, तो ये वाला जो फोर्थ ऑप्शन है इसको गलत कर देंगे और जो आएगा उसको सही, ओके। नेक्स्ट है ये फाइनेंस कमीशन है, जानते हैं फाइनेंस कमीशन की स्थापना कब होती है, प्रत्येक 5 वर्ष पर इसकी स्टेब्लिशमेंट होती है, राइट। और ये सेक्शन आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 280 भारतीय संविधान की धारा है 280 के अंतर्गत कौन स्टेब्लिश करता है, प्रेसिडेंट्स, राष्ट्रपति, जो भारत का राष्ट्रपति है वो इस कंस्टिट्यूट करता है बॉडी को। और इसका मेन एडवाइस क्या है देने का, इस मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते समझ लीजिए, जैसे इनकम टैक्स है, ओके टैक्स, जानते हैं इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, ओके सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है। जीएसटी जैसे है, जीएसटी में एसजीएसटी है, सीजीएसटी है, ओके आईजीएसटी है, ओके और यूजीएसटी है, ये सब जीएसटी है। तो जो सीजीएसटी है या आईजीएसटी है सब तो उसी के पास जा रहा है, इनकम टैक्स उसी के पास जा रहा है। तो जबकि गवर्नमेंट को स्टेट को ज़्यादा चाहिए पैसा ना, क्योंकि लोग तो स्टेट में अंतर्गत आते हैं ना, सेंट्रल कौन सा पब्लिक है, सब तो स्टेट के हैं। तो ये सब पैसे का डिवाइड कैसे हो, जो ये इनकम टैक्स है, जैसे मान लीजिए कि भारत सरकार को मिला 10 अरब रुपए, 10 अरब रुपए मान लीजिए कि मिल गया टैक्स में। अब इसका डिवाइडेशन जो यहाँ पर 28 स्टेट हैं, 6 यूनियन टेरिटरी हैं, उसके अंतर्गत कैसे डिवाइड हो, उसमें भी हो सकता है कुछ लोग, जैसे मान लीजिए एमपी है, महाराष्ट्र है, दक्षिण भारत है, कुछ अलग अलग इकोनॉमी अपनी है, झारखंड है, असम मेघालय है, सबकी अलग अलग हैबिट है, अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, सबको टैकल करने के लिए। तो ये आयोग क्या करता है कि इसी को बताता है कि किसको, जैसे मान लीजिए किसी ने पॉपुलेशन कम कर दिया है, अपना पॉपुलेशन पर ज़्यादा ध्यान रखा है, तो उसको ज़्यादा देना पड़ता है। अगर कोई ये सोच रहा होगा कि यूपी को ज़्यादा मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि दक्षिण भारत के जो हैं वो हड़ताल भी कर देते हैं, बोलते हैं कि देखिए हम लोग भारत सरकार के अनुसार हम लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल रखे हुए हैं। आप देख लीजिए दक्षिण भारत के जितने स्टेट हैं, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब जितने स्टेट है, कर्नाटक, इसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है नहीं है। तो जो पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है तो ये चाहेंगे नहीं कि हमको पैसा दिया जाए। अगर ये आयोग कह देगा कि नहीं जिसकी पब्लिक ज़्यादा होगी उसी को देंगे, तो कहेंगे तो हम फायदा क्या, तब तो जनसंख्या ही बढ़ाना अच्छा था। तो इसलिए उनको मोटिवेशन करने के लिए, जिसमें किसी के यहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा लगाए हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन नहीं है, तो उसको ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट पर पॉल्यूशन को बचाने के लिए उसने खर्च किया है। ये सब चीज़ों को देखना काम है इसका, ओके। तो सभी बिंदुओं को देखता है ये, तो उसके लिए आयोग बनता है। तो ये 2-3 चीज़ याद रखिएगा, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे फर्स्ट ध्यान रखिएगा केसी नियोगी, कि फर्स्ट जो वित्त आयोग गठित हुआ था उसके चेयरमैन कौन थे, केसी नियोगी, ये करेक्ट है। सेकंड को क्या ध्यान रखना है कि 2000 मान लीजिए कि ये 20 to 25 के लिए कौन थे, एनके सिंह, ओके ये याद रखिए। और इस समय जो चल रहा है 2025 से 30 के लिए जो रिकमेंडेशन आएगा, अभी 23 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, 23 में स्थापित हुआ है, तो वो रिकमेंड कर दिए होंगे ये 24 या 25 तक करेंगे, तो 25 से स्टार्ट हो जाएगा, 25 से 30 तक। तो इसके लिए कौन है, पनगढ़िया, ओके अरविंद पनगढ़िया बेसिकली नाम है, अरविंद एक अरविंद पनगढ़िया, एक पनगढ़िया कहा जाता है। तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा, ओके। और सब ये सब पुराना हो चुका है तो इसका कोई मतलब नहीं है, ओके। नेक्स्ट है
ए फ्लेक्सिबल बजट रिक्वायर्स केयरफुली स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस टू। तो जो फ्लेक्सिबल बजट है, आप जानते हैं फ्लेक्सिबल बजट मीन्स क्या है, जो भी कॉस्ट है, कॉस्ट कॉस्ट जानते हैं बेसिकली मेनली तो 2 टाइप्स होते हैं, लेकिन ले लीजिए 3 टाइप्स का है। वेरिएबल कॉस्ट है, ओके, सेमी वेरिएबल एंड फिक्स्ड, ओके। तो यहाँ पर इसी को फ्लेक्सिबल किया जाता है। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस एंड पीरियड कॉस्ट, पास्ट एंड करंट एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एक्सपेंसेस, फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल एंड वेरिएबल, इसको इसी के अनुसार क्लासिफिकेशन किया जाता है जब आप बजट तैयार करते हैं एज ए फ्लेक्सिबल बजट्स, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एम्स टू कलेक्टिंग ए रिपोर्टिंग कॉस्ट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट वाइज, कॉस्ट सेंटर वाइज, फंक्शन वाइज, प्रोडक्शन वाइज। तो ये होता है कॉस्ट सेंटर वाइज। जानते हैं ये इस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है, ये ध्यान रखिए हमेशा। फर्स्ट पर क्या होगा, कॉस्ट, राइट। सेकंड पर क्या होगा, रेवेन्यू। थर्ड पे प्रॉफिट एंड फोर्थ पे इन्वेस्टमेंट। इतने आधार पर सेंटर तैयार किया जाता है कि कॉस्ट, और इसको थोड़ा लॉजिक भी ध्यान रखिए। जैसे कॉस्ट, पहले कोई भी गुड्स आएगी तो उसकी कॉस्ट आएगी, कॉस्ट को जब सेल किया जाएगा तो रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू से प्रॉफिट होगा। रेवेन्यू प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये की गुड्स है, ओके, उसको 140 रुपया में सेल कर दिया, तो 140 रुपये क्या हो गया, रेवेन्यू, राइट। और 100 में से 140 रुपये माइनस कर दिए, 40 बचा, ये है प्रॉफिट। नॉर्मल सिचुएशन में ये 40 रुपीज़ प्रॉफिट हो गए। दोनों डिफरेंस समझ गए। और प्रॉफिट जो हो उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करें, डिविडेंड दें, प्रॉफिट में किसी को हिस्सा दें, क्या करें, ये सब चीज़ें इन्वेस्टमेंट क्या करें। तो इस प्रकार से आप इसको करते हैं, तो ध्यान रखे रहिएगा जब आप इसको करते हैं। तो नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज कंप्यूटेड एज। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कंप्यूट करने के लिए नेट प्रॉफिट रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो, शेयर होल्डर फंड्स, नेट प्रॉफिट रेशियो डिवाइड बाई सेल्स, कॉस्ट सेल्स डिवाइड बाई कंपनी एम्प्लॉयड। यहाँ पर नेट प्रॉफिट रेशियो मल्टीप्लाई बाई कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो नेट प्रॉफिट क्या होता है, ओके, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स, और कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या है, कैपिटल की टर्नओवर रेशियो क्या है, राइट। तो आप इससे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कैपिटल टर्नओवर रेशियो आता है इससे, राइट। और इससे क्या आता है, ये ध्यान रख रहिएगा, नेट प्रॉफिट से ये वाला नेट प्रॉफिट रेशियो आता है। और तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मीन्स कि जो प्रॉफिट है कितना आपके पास सेफ्टी है। जैसे मान लीजिए कि आप 10 रुपये प्रॉफिट लेकर चल रहे हैं, तो आप रिस्क कितना ले सकते हैं, 10 रुपये तक। इसी को मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा जाता है सिंपल वर्ड में, सुरक्षा सीमांत, कि आपके पास सुरक्षा कितनी है, तो जितनी प्रॉफिट होगी उतनी सुरक्षा है। तो ये क्या है, प्रॉफिट पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, प्रॉफिट सेल्स, ये क्या है आपका सही हो जाएगा प्रॉफिट पीवी रेशियो। तो प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो से आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी एमओएस जिसको कहा जाता है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। इसके डिफरेंट फार्मूला होते हैं, तो उसको जब कोई पढ़ा जाएगा देखा जाएगा। नेक्स्ट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इज सब्सिडियरी कंपनी इज कंसिडर्ड एज। प्री एक्विजिशन तो मैं कई बार ये बता चुका हूँ कि प्रॉफिट होगा या नुकसान हो। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी आप परचेज कर रहे हैं, सपोज दैट, ओके, तो जब परचेज करेंगे तो ये तो आपको प्रॉफिट होगा, ओके, या आपको लॉस होगा। यह क्या पूछा जा रहा है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होगा तो आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है, और लॉस होगा तो गुडविल में, सिंपल। तो यहाँ पर क्या है, कैपिटल प्रॉफिट इसको कहा जाता है, सीधे से इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर दे देता प्रीक्वेशन सब्सिडियरी कंपनी प्रॉफिट नहीं लॉस दे देता है, ओके, ये सही हो जाता है, राइट। ये ध्यान रखे रहिए। नेक्स्ट है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑन द बेसिस रिजल्ट इन एन इरोजन ऑफ कैपिटल इन द लॉन्ग टर्म। यहाँ पूछा जा रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो तैयार होता है हिस्टोरिकल कास्ट पे, ऐतिहासिक लागत पर, मीन्स कि जिस कास्ट पर परचेज किया गया है उसी लागत दिखाया जाता है, तो धीरे धीरे वो लॉन्ग टर्म में समाप्त होता चला जाता है, राइट। मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर करंट परचेजिंग पावर।
टेक्निक्स ओनली मे बी कंटेन द इन्फ्लेशनरी प्रेशर। तो जो इन्फ्लेशन हो रहा है उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए करंट परचेज पावर के द्वारा कर सकते हैं। कि करंट जो परचेजिंग है उसी का आधार दिखाइए। तो ये सही है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, केवल यही नहीं है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि ये ऑलवेज है, तो यही हमेशा सही होगा, राइट। नेक्स्ट है सेकेंडरी मार्केट इंटरमीडिएट कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज इन इंडिया। देखिए, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट पहले समझ लीजिए। व्हाट इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट? प्राइमरी मार्केट मीन्स जहां फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी इशू होती है, ओके, उसको प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। जैसे नाम से ही फर्स्ट प्राइमरी है। सेकेंडरी में जो ये इशू है उसी का ट्रांजैक्शन होता है हमेशा, ओके, उसको सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। और यही पूछा जा रहा है कि सेकेंडरी मार्केट में जो डिफरेंट टाइप के इंटरमीडिएटरीज हैं, मध्यस्थ हैं, वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर क्या है, इन्वेस्टर्स, जॉबर्स, ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो कंसल्टेंट, मीन्स पोर्टफोलियो को जो सलाह देता है एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर, उसको कहा जा रहा है। तो इन्वेस्टर तो आ ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर इंटरमीडिएट में कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए मुझे इन्वेस्ट करना है, किसी एजेंट से मिलना है, मैं जाकर जॉबर से भी मिल सकता हूँ, ब्रोकर से मिल सकता हूँ, सब ब्रोकर से मिल सकता हूँ, जो फाइनेंस हमारे एडवाइजर हैं उनसे मिल सकता हूँ। लेकिन इन्वेस्टर तो मैं खुद हूँ ना, मैं किससे मिलूंगा? तो इसलिए इंटरमीडिएट में ये नहीं आते हैं, राइट। तो जहाँ फर्स्ट होगा वो गलत हो जाएगा और सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लीज रिक्वायर एन एग्रीमेंट बिटवीन द फाइनेंशियल एंड लेसर इज नोन एज। फाइनेंशियल एंड लेजर, इस पर क्या होगा? लीवरेज लीज, इसको लीवरेज लीज कही जाती है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल लीज भी होती है, ऑपरेटिंग लीज भी होती है। ऑपरेटिंग लीज मीन्स कब? कि केवल आप चलाएंगे और कोई भी मेंटेनेंस होगा तो लेसी जो दिया है आपको पट्टे पे, लीज पे, वहीं उसको मेंटेन भी करेगा। जैसे मान लीजिए कोई सपोज शादी विवाह में मान लीजिए जनरेटर आया हुआ है, तो जनरेटर जानते हैं पैसा दे करके आता है, तो ऑपरेटिंग लीज पे कब मिलेगा? मान लीजिए कि 10 दिन के लिए आपको आ गया पास है और ख़राब होगा तो वहीं बनाएगा, तो ऑपरेटिंग लीज है, ओके। और फाइनेंशियल लीज में क्या होगा कि आपको मिल जाएगा, अब आप उसको चाहे जैसे करिए, ख़राब होगा आप ही बनाएंगे, सब कुछ आप करेंगे, उसको फाइनेंशियल लीवरेज लीज कहते हैं। और लीवरेज लीज मीन्स कि जो फाइनेंस और लेसर के बीच में क्या कहते हैं, एग्रीमेंट होता है। फाइनेंशियर जो कि फाइनेंस करने वाला है, जैसे बैंक है तो फाइनेंस कर रहा होगा, और लेसर के बीच में जो एग्रीमेंट होगा उसको लीवरेज लीज कहा जाता है, राइट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट मैच करना है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी। एनएससी की स्थापना कब हुई थी? 1992 में, राइट। मल्टी कम्युनिटी स्टॉक एक्सचेंज एमसीएक्स जिसको कहा जाता है, इसको 2008 में, राइट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है? 1875 में स्थापित हुआ है। और इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया 2000 में, राइट। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोपोलिस्टिक प्रीफर्स टू सेल प्रोडक्ट इन द मार्केट विथ। जो मोनोपोलिस्टिक्स होते हैं, जिसकी मोनोपोली होती है, तो मैं कई बार बता चुका हूँ, आप लोग आंसर करिए, ओके। अब हमेशा मैं बताऊंगा नहीं, मैं सोच लिया हूँ कि कुछ लोग आप लोग भी बताइए, क्योंकि हमेशा आंसर करना पड़ता है तो आप लोग के माइंड नहीं पता चलता है। तो आप कमेंट भी करिए कि नहीं सर ये है इसका आंसर, तो इससे पता चलता है कि आप जागरूक होकर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। नहीं तो समझिए कि फिर आप देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं केवल, कि हाँ आज ये क्लास देख लिए, ये क्लास देख लिए, और इसका कोई महत्व नहीं है जब तक आप आंसर नहीं करेंगे, उसको नोट नहीं करेंगे। तो ध्यान रखिए कि मोनोपोलिस्टिक के लिए क्या जरूरी है? जरूरी ये है कि जहाँ पे मार्केट इलास्टिक ज़्यादा होगा, लोच ज़्यादा होगी, वहीं पे ये काम करता है, ओके। तो आप देखिए कहाँ पे है इलास्टिसिटी डिमांड, इलास्टिक डिमांड, इनइलास्टिक डिमांड, एब्सेंस ऑफ इलास्टिसिटी, तो इलास्टिक डिमांड होगा ज़्यादा, राइट। जहाँ ज़्यादा लोच होगी, क्योंकि प्राइस का प्रभाव तभी पड़ेगा। नेक्स्ट है इन लॉन्ग टर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन ऑल फर्म इन वेरिएबल गेट ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। तो सही बात है, लॉन्ग टर्म में
जो परफेक्ट कंपटीशन में उसमें सभी को नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है, राइट। ऑल फर्म इनकर मिनिमम एवरेज कॉस्ट एंड इनकर नो सेलिंग कॉस्ट ड्यू टू अब्सेंस ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंशिएशन। तो ये भी सत्य है। तो इसका रीजन और जो एसर्शन है दोनों सही है, राइट। डिफरेंशियल प्राइसिंग स्ट्रक्चर इज डिजाइंड एज अकोमोडेट द वेरियस कैटेगरी ऑफ बायर्स। तो डिफरेंशियल प्राइसिंग जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स के बायर को कैटेगराइज करती है, सही बात है। कि जैसे मान लीजिए कि एप्पल का फ़ोन है तो एक मिनी वाला आता है, एक नॉर्मल आता है, एक आईफोन प्रो आता है, 3 कैटेगरीज की गई है ना, तो उसी की बात की जा रही है कि डिफरेंशियल प्राइसिंग स्ट्रक्चर डिजाइन की जाती है अकॉर्डिंग टू बायर्स, क्रेता के अनुसार, राइट। इट एम्स टू इंक्रीज सेल्स एंड रेवेन्यू एंड ड्राइविंग द कंपटीटर्स आउट फ्रॉम द मार्केट्स। इसका मेन क्या है, कंपटीटर्स आउट फ्रॉम, ये गलत है, ओके। ये इसलिए नहीं है कि रेवेन्यू को, सेल को, ये सब नहीं, ताकि सभी कस्टमर के नीड को पूरा किया जा सके, राइट। तो इसलिए ये किया जा सकता है। मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो नीडी हैं, ओके, नीडी जो है उनके लिए होता है। जैसे मान लीजिए कोई किसके पास कम पैसा है तो वो कैसे उपभोग करेगा, तो उसी के लिए सब किया जाता है, राइट। इसलिए assertion is correct but reason is incorrect. Cost plus pricing is considered approved for class. कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मतलब लागत प्लस से अधिक से कौन से करते हैं, प्रोडक्ट टेलरिंग, पब्लिक यूटिलिटी प्राइसिंग, रिफ्यूजल प्राइसिंग, मोनोपोली प्राइसिंग। तो यहाँ पर कौन सी प्राइसिंग जो होती है वह इस तरह से होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मोनोपोली छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर जो आएगा 1 2 3। तो मोनोपोली प्राइसिंग छोड़कर सभी क्या होती है, कास्ट प्लस पर। प्रोडक्ट टेलरिंग जो प्रोडक्ट टेलरिंग की जाती है, पब्लिक यूटिलिटी मान लीजिए कोई पब्लिक के लिए उपयोगिता के लिए बनाई जा रही है, या रिफ्यूजल प्राइसिंग है इसके लिए, राइट। नेक्स्ट है फॉर प्रमोटिंग सेल्स एडवर्टाइजिंग इंडोर्स may be made as per competitive parity, objective and task, tied sales, all on one effort। तो ये क्या है, थर्ड को ये नहीं होता है टाइड सेल्स, ओके। तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ कहाँ पे है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। तो एडवर्टीजमेंट के लिए है कि ऑब्जेक्टिव एंड टास्क का ध्यान रखते हुए कॉम्पिटिटिव पैरिटी में जितना सामने वाला कर रहा है, जैसे इसका मतलब क्या है, कॉम्पिटिटिव मीन्स जितना सामने वाला कर रहा है उतना करना है। ऑब्जेक्टिव एंड टास्क कितना हमारा ऑब्जेक्टिव है, कितना कार्य है, उसके अनुसार ऑल वन कैन अफोर्ड, जितना हम सही से अफोर्ड कर सकते हैं, राइट। और ये टाइट सेल्स नहीं है। नेक्स्ट है इन द हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर रिसर्चर में कमिट टाइप 2 एरर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडरेशन। देखिए ये तो इजी है बताना, लेकिन जो कुछ मैं बता दे रहा हूँ और ज़्यादा डिटेल देखना हो तो रिसर्च मेथोलॉजी की मेरे अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। मैं पूरे टाइप 2 एरर, टाइप 1 एरर में बताया हूँ। बस एक एग्जांपल याद रखिए, अगर सभी चीज़ों को नहीं देखते हैं तो मेरा एग्जांपल याद रखिएगा, हमेशा सही रहेगा। एग्जांपल क्या है, जैसे आप गए दुकान पे जा कर के आपने राइस मांगा कि हमको राइस चाहिए। वो बोला कितना चाहिए, बोले आप 1 कुंटल राइस चाहिए। तो कहा ठीक है 1 कुंटल आपको दे देंगे। तो कहा कि पहले हमको ले आके सैंपल दिखाइए। तो कहे ठीक है वो भी दे देते हैं, देख लीजिए। वो गया सैंपल लाया, सैंपल आप देखे और सैंपल देख करके बताए कि राइस सही है लेकिन मैं नहीं लूँगा। रीजन मत जाइए क्यों नहीं लूँगा, जब चावल सही है। कुछ ऐसा होता है ना दुकान पे, लोग जाते हैं देखते हैं सही है तो भी नहीं लेते हैं। तो उस कंडीशन को समझिए कि आप गए और सैंपल देखे, चावल जो ऐसा सोच रहे थे वैसा ही चावल था लेकिन आपने नहीं लिया। अब क्या होगा कि ये कौन सा एरर कर रहे हैं, आप टाइप 1 एरर कर रहे हैं, राइट। ये बात समझ गए। अब गए और ये सोचे, अब इसका लॉजिक क्या हो सकता है कि ये क्यों ऐसा हो रहा था टाइप 1 एरर। ऐसा सोच सकते हैं आप कि हो सकता है कि जो दुकानदार चावल अंदर से लाया है वो सबसे अच्छी क्वालिटी वाला दिया हो, और जब वो दे तो ख़राब क्वालिटी वाला दे दे, इसे मैं नहीं लूँगा। ये सोच सकते हैं, इसलिए निगलेक्ट कर दिए, मैं नहीं लूँगा। टाइप 1 एरर कर दिए आप। अब टाइप 2 एरर समझिए कि आप देखे चावल ख़राब था, जब आपको मिला हाथ में देखने के लिए तो आप देखे होके समझे
और देखें कि चावल तो ये खराब है, लेकिन आप फिर सोचें कि नहीं हो सकता है कि चावल खराब हो, लेकिन और जितना थोड़ा कम है तो हमको समझ में नहीं आ रहा है या बहुत चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, लेकिन फिर भी जो अंदर चावल रखा होगा वो सही होगा, इसलिए उस चावल को हम ले लेते हैं। तो इन दिस कंडीशन में आप कौन सी एरर कर रहे हैं? टाइप 2 एरर कर रहे हैं। अब सोचिए खराब सैंपल था लेकिन तो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं सैंपल को। इसका मतलब क्या है कि सैंपल रिजेक्ट होते हुए भी एक्सेप्ट करना ये टाइप 2 एरर है, और सैंपल सही है फिर भी रिजेक्ट कर रहे हैं, दैट टाइप 1 एरर। अब उसी को इम्प्लीमेंट करिए, और ये एग्जाम्पल लाइफ टाइम याद रखिएगा, कभी नहीं भूलेंगे आप ये एरर। व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, जब आपको नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए। When the alternative hypothesis is accepted, when the false null hypothesis is accepted, when the true null hypothesis is accepted। अब देखिए यह टाइप 2 एरर पूछा जा रहा है, तो ये कौन सी एरर है? जैसे आपको सही मिला सैंपल, अब ऐसे समझिए इसको। 2 मीन्स ये आपको सैंपल राइस का जो मिला था, राइस वो ट्रू था, लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया, आप चावल नहीं लेंगे ये बोल दिया। इसका मतलब क्या है कि आप टाइप 1 एरर कर रहे हैं। ओके, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सैंपल ऑफ राइस सही है लेकिन नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दे रहे हैं कि नहीं ये गलत है। ओके, जो चावल पूरा रखा है वो गलत है, तो आप टाइप 1 एरर कर रहे हैं, राइट। अब ये क्या है? व्हेन द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, इसका कोई मतलब नहीं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, व्हेन द फॉल्स नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, फॉल्स के आगे लिख लीजिए फिर यही शब्द सैंपल राइस। अब देखिए जो सैंपल मिला, सॉरी सैंपल जो मिला सैंपल राइस का वो गलत था, लास्ट बता ना कि जो सैंपल आपको मिला वो गलत था, फिर भी आप एक्सेप्ट कर लिए, स्वीकार कर लिए कि नहीं हम चावल लेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं? टाइप 2 एरर। ओके, इस तरह से आपको हमेशा समझना है, जब इसको समझेंगे तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, राइट। जब कभी क्वेश्चन है तो जो मेरा एग्जाम्पल है उसको इसी तरह से बैठा लीजिए उस पर, समझ रहे हैं, आप कभी गलती नहीं करेंगे। देखिए क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं अभी तक जो चीज़ें देखा हूँ ऐसे सही हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट करेक्ट कंटेक्स्ट ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या बताती है? इफ ए पॉपुलेशन फ्रॉम व्हिच ए सैंपल इज ड्रॉन इन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स विल बी नॉर्मल फॉर ऑल सैंपल्स। यहाँ पूछा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा सैंपल आप ड्रा कर रहे हैं, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन एसडीएम है, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, वह नॉर्मल हो जाएगा। तो सही बात है, जितना बड़ा सैंपल होगा उसमें से डाटा निकालेंगे, सही होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए सिंपल है, राइस आप बना रहे हैं, ओके, अगर कुकर में नहीं बना रहे हैं तो कुकर बनाना तो कोई मतलब ही नहीं है, चाहे कढ़ाई में बना लीजिए, ओके। तो अब कढ़ाई में वाला सब्जी बना रहे हैं, तो आप क्या यदि पोटैटो ले करके टेस्ट करेंगे कि क्या पोटैटो हो गया, तो क्या सैंपल सही है। लेकिन जितना ज़्यादा दबाएंगे ले करके उसमें से कि पका कि नहीं पका, पका कि नहीं पका, तो संभावना है कि नॉर्मल तरीके से सबका आ जाए। जिस मान लीजिए एक करेंगे तो हो सकता है कि नीचे वाला आ गया हो, इसलिए मम्मी लोग देखिए चला करके निकालते हैं ताकि रेंडमली 1-2 आए। ऐसा नहीं है कोई नीचे वाला आ जाए या ऊपर वाला आ जाए तो ऊपर वाला देख के लगे कच्चा है, नीचे वाले पका है तो उतार देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब कि अगर 4-5 बार चेक कर लेंगे तो निश्चित रूप से सही होने की संभावना है। उसी की बात किया जा रहा है कि जब आप सेंट्रल लिमिट थ्योरम की तरह जब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल लेते हैं तो संभावना है कि सैंपल साइज ठीक रहे। ओके, द मीन ऑफ द एसटीएम इज द पॉपुलेशन मीन, सही बात है, जो मीन का पॉपुलेशन है उसी का पॉपुलेशन है। इफ द पॉपुलेशन इज नॉट नॉर्मली फ्रॉम व्हिच द सैंपल इज ड्रॉ, द एसटीएम इज नॉट नॉर्मली फॉर एनी सैंपल साइज। यहाँ पूछा जा रहा है कि यदि पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से वेल शेप्ड कर्व, वेल शेप्ड कर्व के अनुसार नहीं है, तो क्या जो सैम्पलिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मीन है वो भी नहीं होगा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके, हो सकता है कि वो सही हो जाए, तो यही आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, इफ द पॉपुलेशन इज नॉट नॉर्मल फ्रॉम व्हिच सैंपल ड्रॉन द एसडीएम अप्रोचेज नॉर्मली एज अ सैंपल इंक्रीज, इसी का जस्ट इनवर्स है। ओके, इसका मतलब या तो ये सही होता है या तो ये सही होता है, तो आपका ये सही है। इसका मतलब क्या है? ये हो सकता है कुछ चीज़ें इसमें डिस्टर्ब हो पूरी पॉपुलेशन में,
लेकिन हो सकता है कि जो आप डाटा लिए वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है डाटा लेते समय, राइट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ टैक्स इवेजन। अब टैक्स इवेजन लास्ट क्लास में ये भी मैं बताया था कि टैक्स इवेजन क्या है। टैक्स इवेजन कर की चोरी, ओके। कौन सा टैक्स की चोरी नहीं है यहाँ पूछा जा रहा है, राइट। सबमिटिंग मिसलीडिंग इन डॉक्यूमेंट्स, सही, मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना भी टैक्स चोरी है। नो मेंटेनिंग प्रॉपर अकाउंट्स ऑफ इनकम अर्न, जो भी इनकम अर्निंग कर रहे हैं उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं, वो भी टैक्स की चोरी है। सुपरविजन ऑफ इफेक्ट्स, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट को आप सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, कहीं कुछ हटा रहे हैं, कुछ विकृत कर रहे हैं, तो भी है। ये तीनों हैं, ओके। टैक्स इवेजन, कर की चोरी, कर की वंचना, जिसको वंचना कहा जाता है, एक प्रोसेस क्या है, कर वंचना। और इसके लिए क्या है, लीगल पनिशमेंट भी है, यदि पकड़े जाएंगे तो लीगल पनिश भी किए जाएंगे, इस बात को भी ध्यान रखे रहिए। अब सोचिए नेक्स्ट, इंटरप्रेटिंग द टैक्स लॉ इन वंस ओन वे टू मिनिमाइज द टैक्स लायबिलिटी। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो टैक्स लॉ है उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं अपने अनुसार, और अपने अनुसार मिनिमाइज कर रहे हैं टैक्स लायबिलिटी कम करने। तो लास्ट एक बताता है कि जो लॉ होता है, जो टैक्स है, इसको ये अगर ये पूछा जाता है, जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, देखिए यही पढ़ाई का महत्व है। जैसे आप टैक्स इवेजन है ना, अब इसको हटा लीजिए, पहले क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं दूसरी तरीके से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, हटा दीजिए, एन एग्जाम्पल ऑफ टैक्स अवॉइडेंस, ओके। ये क्वेश्चन आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। तो कौन सा ऑप्शन सही करते हैं, ये, यही उसका मेन डिफिनीशन है। अगर आपसे पूछा जाए ना व्हाट इज टैक्स अवॉइडेंस, तो ये ध्यान रखे रहिए, इसी को कहिए इंटरप्रेटिंग द टैक्स लॉ इन ओन वे टू मिनिमाइज द टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए अपने अनुसार रूल को प्रकट करना, रूल को बताना। जैसे इसका बेसिक एग्जांपल लास्ट क्लास जो देखे होंगे, कंटिन्यूस जान रहे होंगे, एग्जांपल जैसे मान लीजिए बोल दिया जाए आपसे कि किसी को थप्पड़ से नहीं मारना है, ओके, थप्पड़ से नहीं मारना है, ये रूल बना हुआ है। अब क्या किए, कहा कि अच्छा थप्पड़ से लिखा है तो जूता से तो लिखा नहीं है, छड़ी से तो लिखा नहीं है, उसी से मार देते हैं। तो इस काम को करने वाले को ही टैक्स अवॉइडेंस कहा जाता है। रूल का उल्लंघन कहाँ कर रहा है, रूल आप बताए, रूल कर दिए। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जिससे लिखा गया है कि भारतीय संविधान के 15 आर्टिकल में समता का अधिकार है। समता का अधिकार लिखा है कि धर्म, जाति, लिंग, विभेद आधार पर नहीं किया जाएगा। तो देखिए जाति के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, ये भारतीय मूल संविधान है। लेकिन देखिए जाति के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है, दिया जा रहा है कि नहीं, ये क्यों दिया जा रहा है, कभी सोचे। इसका मेन रीजन क्या है कि अम्बेडकर साहब ने लिखा है कि जाति के आधार पर नहीं होगा। लोग कहें कि जाति के आधार पर हम नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड के आधार पर कर रहे हैं, सामाजिक रूप से कौन पिछड़ा है उसके आधार पर करेंगे। उससे भी आगे पहुँचे कि निवास के आधार पर नहीं करना है, तो कहे कि निवास के आधार पर कहाँ कर रहे हैं, हम केवल ये देख रहे हैं कि कौन हमारे स्टेट में रहता है, निवासी कौन उस समय है, उसको देंगे आरक्षण। इसका मतलब क्या है कि निवास के स्थान पर भेदभाव नहीं कर रहे हैं, हम जो निवासी अपने हैं उसको करेंगे। इसका मतलब जो लिखे हैं उसको छोड़ के सब सही है, उसी को टैक्स अवॉइडेंस कहा जाता है, राइट। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग रिसर्च, to provide feedback of evaluating the control, to indicate things that are not going to as planned, to help the organization to plan various activities, it required to explain why something went wrong, क्या गलत हो सकता है, ओके। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू प्लान वेरियस एक्टिविटीज। तो वेरियस एक्टिविटीज को प्लान करने के लिए इस परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग का रिसर्च का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, तो फीडबैक, इवेल्यूएशन का फीडबैक, कंट्रोल करने के लिए फीडबैक, इंडिकेट थिंग दैट आर नॉट गोइंग एज प्लान, जो प्लान के अनुसार चीज़ें नहीं हो रही हैं। नेक्स्ट, ई रिक्वायर टू एक्सप्लेन व्हाई समथिंग वेंट रॉन्ग, क्या गलत होने वाला है उसकी व्याख्या करने के लिए। ये सब चीज़ें परफॉर्मेंस के लिए होती हैं। ये टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू प्लान वेरियस एक्टिविटीज के लिए नहीं होते हैं, राइट। नेक्स्ट है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू ए फॉर्म दैट विल मेक देम इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट, rearranging and manipulating data is generate information is called। तो इस प्रकार की
डाटा क्या कहते हैं? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एक धीरे धीरे समझ लीजिए क्या क्या होता है। जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मीन्स कि एक कोई भी विषय, वस्तु, घटना, कोई भी चीज़ है, उसके सब कुछ बारे में जानना है, उसका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहा जाता है। ओके, सॉरी सॉरी इसमें क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होगा। ओके, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च नहीं होगा, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कि यदि कोई ऐसा चीज़ है जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे मान लीजिए चंद्रयान के बारे में आपके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप उस इंफॉर्मेशन को और ज़्यादा डिटेल अध्ययन करना चाहते हैं, तो इसको एक्सप्लोर रिसर्च कहा जाता है कि आप एक्सप्लोर कर रहे हैं और व्याख्या कर रहे हैं। तो इसका सबसे एक्सप्लेनेशन मीन्स एक्सप्लेनेशन कि जो कोई घटना है, कोई विषय वस्तु है, उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने को एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहा जाता है। राइट, तो इसका आंसर क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। तो आप डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर रहे हैं, केवल रिसर्च नहीं कर रहे हैं कि रीअरेंज कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो एनालिसिस कर रहे हैं। राइट, नेक्स्ट है द स्पेन ऑफ मैनेजमेंट एट अपर लेवल इज जनरली नैरो वाइल एट द लोअर लेवल स्पेन वाइड। देखिए जैसे ये है तो होता है ना, देखिए यहीं इसकी बात की जा रही है, अपर लेवल इज जनरली नैरो, तो नैरो है, ये नैरो है, ये ब्रॉड है कि नहीं? तो उसी की बात की जा रही है। तो ऐसा ही होता है, जो स्पेन ऑफ कंट्रोल होता है, ऊपर एक व्यक्ति होते हैं, उसके नीचे धीरे 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 लोग बढ़ते जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, द टास्क एलोकेटेड अ सबनेट एट द लोअर लेवल आर मैनेजमेंट आर मैरो स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज एंड दिस मेकिंग सुपरविजन इजी एंड सिंपल। तो ये इसलिए किया जाता है ताकि नीचे के लेवल पर धीरे धीरे सुपरविजन उसका प्रिसाइज किया जाए, सुपरविजन इजी है, सिंपल है, इसलिए किया जाता है। तो ये दोनों सही हैं। राइट, ए इज बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, इसीलिए करते हैं। राइट, जैसे मान लीजिए कोई एक अधिकारी है, डीएम है, तो डीएम के अंतर्गत सभी कुछ है ना, तो डीएम सबसे ऊपर है मान लीजिए, उसके अंदर जिला में डिफरेंट टाइप के अधिकारी हैं, तो किस लिए करते हैं? ताकि इजे सुपरविजन कर सके, सिंपल सुपरविजन कर सके, इसलिए किया जाता है। राइट, नेक्स्ट है द चेक ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क। क्वालिटी ऑफ वर्क कौन चेक करेगा? इंस्पेक्टर जो होगा। ओके, कि क्वालिटी के अनुसार हो रहा है कि नहीं। टू सी दैट वर्क इज कंप्लीटेड एट टाइम, टाइम में कौन देखेगा? स्पीड वॉच देखेगा कि स्पीड ठीक है कि नहीं। टू चेक अब्सेंटिज्म ऑफ वर्क, अब्सेंट है कि नहीं, तो सॉफ्ट डिसिप्लिन। ओके, कि लोग अब्सेंट हो रहे हैं, अनुपस्थिति हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो सॉफ्ट डिसिप्लिन जो क्या कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो डिसिप्लिन करने वाला है वो देखेगा। राइट, टू इशू इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग मेथड ऑफ वर्क, सेलेक्ट द मेथड, ये क्या हो जाएगा? इंस्ट्रक्शन एंड क्लर्क। राइट, नेक्स्ट है AFW टेलर कार द मिलिट्री टाइप ऑफ फोरमैनशिप। तो मिलिट्री टाइप्स ऑफ किसको कहा जाता है? यूनिटी ऑफ कमांड को। तो मिलिट्री से नाम से ही पता चल रहा होगा। तो अगर ये क्वेश्चन अगर मान लीजिए टेलर ना भी लिखा होता तो मिलिट्री से क्या समझते हैं? यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। अगर ऊपर से आदेश मिल गया ये काम करना है तो करना है। ओके, वहाँ पर इफ बट नहीं है, कोई थिंकिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, इसलिए। ओके, अब नेक्स्ट चेम्बोल्ड फॉर मिडल स्टील कंपनी, चेल्टन ट्विस्ट कंपनी, क्रेट मोबिलायर। देखिए तो सबसे मिडल स्टील कंपनी है AFW टेलर की। ओके, कमेंट्री एंड फोर चेम्बोल्ड हेनरी फोल का, चार्ल्स ट्विस्ट कंपनी हेनरी सेंटन का, और क्रेट मोबिलायर सॉरी चार्ल्स ट्विस्ट कंपनी हो जाएगा रॉबर्ट ओवेन का, और क्रेट मोबिलायर हो जाएगा क्लेन हेनरी सेंट साइमन का। ओके, तो इस प्रकार से आप सही कर सकते हैं। दो तो याद ही रखिए क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, कॉमन फोर चेम्बोल्ड का, हेनरी फोल का, मिडल स्टील वर्क्स AFW टेलर का, ये दोनों लोग वहीं पर वर्क किए हैं। राइट, उनकी कंपनी का नाम दिया गया है। नेक्स्ट, द रिस्क कंडीशन एग्जिस्ट व्हेन डिसीजन मेकर्स हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाट द रिजल्ट ऑफ एन इम्प्लीमेंटेड अल्टरनेटिव वुड बी। यह पूछा जा रहा है कि यदि कोई डिसीजन लेने वाला है जो भी अल्टरनेटिव यूज कर रहा है तो उसका रिजल्ट नहीं जानता है, तो ऐसा नहीं है। जो भी डिसीजन ले रहा होता है उसको ये पता होता है कि हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। ओके, इसलिए ये गलत हो जा रहा है। राइट,
नेक्स्ट है व्हेन ऑपरेटिंग अंडर कंप्लीट अनसर्टेनिटी कंडीशन डिसीजंस मेकर यूजुअली फाइंड दैट साउंड डिसीजंस आर मैटर ऑफ चांस। तो यहाँ पे दे रहा है कि ऑपरेटिंग जब डिसीजंस लिया जाता है तो वो जानते हैं कि जो भी हमारा डिसीजंस है वो कितना हेल्पफुल होगा, क्या कर सकता है, क्या उसका चांस है, ये सब चीज़ें वो देख सकता है। तो इसलिए ये रीजन उसका सही है, राइट। इन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट फोकस ऑन इनोवेटिंग एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्ट। इन सेलिंग कॉन्सेप्ट कंज्यूमर एंड परस्यूडेड बाय द बाई प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये बोथ ए एंड बी तो दोनों सही है। अब यहाँ पर देखते हैं कॉन्सेप्ट, कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट मेनली 5 टाइप्स के मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला आप ले लीजिए प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ओके कॉन्सेप्ट। दूसरा पे जो ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। थर्ड पे क्या आता है, सेलिंग, ओके सेलिंग कॉन्सेप्ट। फोर्थ पे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। 5 पे सोसाइटल कॉन्सेप्ट। ये 5 प्रकार के मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या में है कि हम जितना प्रोडक्शन करेंगे उतना बिक जाएगा। तो ये कब होता होगा, आज से 100 साल 200 साल पहले जो प्रोडक्शन करेंगे वो बिकना है, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन था ही नहीं। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या बताता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान रखता है, क्वालिटी अगर हम बनाएंगे तो बिक ही जाएगा। ओके, प्रोडक्ट क्वालिटी के सबसे मेन है, जैसे होता है ना इम्प्रूव, केवल इम्प्रूव करते हैं, राइट। सेलिंग प्रोडक्ट में क्या होता है कि सेलिंग किस प्रकार से सेल किया जाए। ओके, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या है, कंज्यूमर को देखना है, कंज्यूमर की विश को देखना है, विश डिजायर को देखना है। ओके, ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है कि कंज्यूमर क्या सोचता है, क्या चाहता है, उसको व्यू को देखिए, उसके अनुसार मार्केटिंग करिए, विपणन करिए, सब कुछ करिए। सेलिंग भी देखा जाता है कि सेल कर रहे हैं तो कंज्यूमर क्या चाहता है, लेकिन इस मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केट टूल्स यूज किया जाता है, प्रमोशन किया जाए, कि मार्केटिंग मिक्स यूज किया जाए, कि सेलिंग प्रमोशन यूज किया जाए, कि एडवर्टीजमेंट किया जाए, कैसे किया जाए, ये सब चीज़ें की जाती हैं। सोसाइटल मार्केट में देखा जाता है, ये सब चीज़ें तो देखेंगे ही, राइट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। उसके आगे और क्या देखेंगे कि जो हमारा गुड्स है वो कंज्यूमर के लिए कैसा है, इन्वायरमेंट के लिए कैसा है, क्या हार्मफुल तो नहीं है हेल्थ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, पोल्यूशन के लिए, नॉइज पोल्यूशन के लिए, एयर पोल्यूशन के लिए, किसी भी पोल्यूशन के लिए। तो ये सब सोसाइटल कंसेप्ट में देखा जाता है, राइट। तो इस प्रकार से 5 कॉन्सेप्ट हैं जिसको ध्यान रखना है, राइट, आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट। कौन सा सेगमेंटेशन मार्केट नहीं है। जब आप सेगमेंटेशन इसका आता है, डिवाइडेशन है, समझिए डिवाइड करना। डिवाइड किस लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे कुछ जैसे वी जॉनसन वाला है, वी जॉनसन वाला सिर्फ छोटे लोगों को बनाते हैं, जानते हैं। कुछ लोग हैं जैसे रोल्स रॉयस है, मर्सिडीज कार है, वो गरीब के लिए बना ही नहीं रहे हैं। ओके, तो धनी को पकड़ के बैठे हैं। एप्पल वाले हैं, सब धनी के लेके बैठे हैं, तो उनका क्या है, वो नहीं चाहते ज़्यादा बिके, लेकिन नहीं, उनको एक कार बेचनी है, एक फ़ोन बेचना है, लेकिन अच्छे लोग को बेचना है। सबका अपना अलग सेगमेंटेशन है, सब डिवाइड मार्केट करके बैठे हैं। अब क्या है, जैसे चाइना वाले हैं, चाइना लोग सबसे गरीब लोगों को बेचना है, उनका टारगेट है सबसे गरीब लोगों को हम बेचेंगे। तो यहाँ पर क्या है, बिहेवियर सेगमेंटेशन, व्यवहार के आधार पर ये भी होता है। साइक्लोग्राफिकल सेगमेंटेशन, साइकोलॉजी के आधार पर करते हैं। ओके, बेनिफिट सेगमेंटेशन, लाभ के आधार पर कौन ज़्यादा लाभ दे रही है, कौन प्रोडक्ट कम दे रहा है, उसके आधार पर। कस्टमर सेगमेंटेशन कुछ नहीं होता है, ग्राहक का सेगमेंटेशन नहीं होता है। ग्राहक के व्यवहार का, ग्राहक के बेनिफिट्स का, ग्राहक के साइकोलॉजी का होता है, ग्राहक के लिंग का, ग्राहक के कल्चर का, ग्राहक के जेंडर का, ग्राहक के फैमिली का, ये सब का होता है, कस्टमर का नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट, कंज्यूमर एटीट्यूड एंड बिलीव्स अबाउट डाइट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो जो एक कंज्यूमर है वो क्या खाएगा, उसकी डाइट क्या होगी, उसका स्वास्थ्य कैसा होगा, उसका पोषण तत्व की कमी है कि क्या है, ये किस पर डिपेंड करता है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट, नेचुरल। ये कल्चरल इन्वायरमेंट है, वो किस कल्चर से आ रहा है, किस संस्कृति का है वो। जैसे मान लीजिए कोई नॉनवेज संस्कृति से है तो नॉनवेज खाएगा, जो वेज संस्कृति से है तो वेज खाएगा, कोई दक्षिण भारत की संस्कृति से है तो वो क्या कहते हैं कि
क्या खाता है, मसाला डोसा, ये सब खाएगा। ओके, इडली सांभर। हम लोग वाले हैं सब्जी और चावल दाल के चक्कर में पड़े हैं। बिहार और बंगाल की तरफ जाएंगे, चावल ही चाहिए, मछली चाहिए बंगाल में। तो ये कल्चर का प्रभाव पड़ता है, राइट। नेक्स्ट है सिलेक्ट द फेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पीएलसी है, इसको किसने दिया है, थियोडर लेविट। इसको याद कर लीजिएगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा गया है, थियोडर लेविट के द्वारा। पीएलसी, पीएलसी में क्या होता है इसे समझ लीजिए, बना दे रहा हूँ यहीं पे। यहाँ पर क्या होगा, इंट्रोडक्शन। ओके, यहाँ पे क्या होगा, ग्रोथ, मैच्योरिटी। ओके, और ये डिक्लाइन। तो इससे आप सही कर ले जाएंगे अब। ओके, इस तरह से बनता है पीएलसी, इसको पीएलसी कहा था, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजी। कौन सा प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजी नहीं है, ट्रेडिंग अप, अल्ट्रेशन, सिंप्लीफिकेशन, वैल्यू एडिशन। तो क्या, तो वैल्यू एडिशन जो है ये वैल्यू एडिशन किस लिए यूज होता है, बेसिकली वैट के लिए, वैल्यू एडिड टैक्स जो यूज होता है तो वैल्यू एडिशन पर ही लगाया जाता है, तो वहाँ से ये सब लिया जाता है, राइट। क्या होगा, रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट्स, रिलेशनशिप बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, रिलेशनशिप बिटवीन सेलर्स एंड परचेजर, रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड कंज्यूमर। तो रिलेशनशिप कंपनी और कंज्यूमर के बीच देखा जाता है, तो कंपनी क्या है और कंज्यूमर क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखा जाता है, राइट। नेक्स्ट है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड क्या है, सनसिल्क। ओके, ITC वीवेल, ये कंपनी है, कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं उसको दिखाता है। नेस्ले का कौन सा है, सेरेलैक, और कैडबरी का क्या आता है, एक्लेयर्स। ओके, तो इस प्रकार से ये सब जान सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट किसका है, राइट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन को 35 क्वेश्चन तक सॉल्व किए। तो देखिए यहाँ पर मैं 75 क्वेश्चन पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि थोड़ा शॉर्ट रहे क्लासेस, ताकि आप लोगों को देखने में भी ईजी रहे और चीज़ों को समझने में, कुछ नोट्स बनाने में, कुछ को याद करने में चीज़ें ईजी रहे। क्योंकि एक बार में पढ़ाना बहुत ईजी है, हमारे लिए भी फायदेमंद है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यूटिलाइजेशन हो। स्लो स्लो पढ़िए, एक बार पढ़िए, उसको डिटेल पढ़िए, जो है डिटेल बताई जा रही है उसको भी याद करिए, जो नहीं बताई जा रही है उसको अपने सर्च करके याद करिए, कमेंट करिए, PDF चाहिए PDF लीजिए, कोई भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं सेंड कर दूंगा, आप जैसे चाहते हैं वैसे करिए। ओके, तो हम डेफिनेटली चीज़ों को कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।